चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 6 का सब्जेक्ट है अतीत से वर्तमान, अध्याय है चैप्टर 9 प्रथम साम्राज्य। अब हम लोग इससे पिछला अध्याय में हम लोग देखे थे मगध का उत्थान। तो मगध के उत्थान में हम लोग देखे थे कि बिंबिसार ने किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार का कार्य शुरू किया था, जिसको सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया था मगध को कौन? महापद्म नंद। और उसी नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जिसको पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक हम लोग जान गए थे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रथम साम्राज्य में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। यही सबसे पहला इस मौर्य वंश का शासक था जो इसकी स्थापना की थी मौर्य वंश की, और इसके बारे में जानना आवश्यक है। पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इनका जो जाति है, जाति, इसके बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ साहित्य का कुछ उस सबसे पहले देखिए मौर्य वंश को जो हम लोग जानते हैं वो किस स्रोत से जानते हैं। इतिहास में स्रोत बहुत मतलब मायने रखता है। बिना स्रोत का इतिहास नहीं हो सकता है। अगर बिना स्रोत का है तो फिर वो साहित्य हो जाएगा। तो मौर्य वंश का जानने का स्रोत क्या क्या है? एक है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अब देखिए पहले इसको जान लेते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत वैसा स्रोत होता है जिस स्रोत को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या वो कहीं से प्राप्त होता है। जैसे पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन अंतर्गत आता है भवन, स्मारक, मुद्रा, अभिलेख, मृद्भांड आदि। उस समय जो भी वस्तु प्राप्त होता है, जो उसका साक्ष्य अभी भी बचा हुआ है, उस सबको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ हो सकता है, कोई धार्मिक पुस्तक हो सकता है या धर्मेतर पुस्तक हो सकता है, उसी को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। तो मौर्य वंश की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है एक अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अर्थशास्त्र जो है, नाम से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पैसा से संबंधित कुछ इसमें ज्ञान होगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित ज्ञान होगा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में लिखी गई बातें हैं। और इसमें अर्थव्यवस्था से भी बात लिखी गई है, लेकिन टोटल जो पूरा ग्रंथ है उसका 10% ही अर्थ से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। 90% भाग, लगभग 90%
प्रशासनिक और राजनीतिक विषय वस्तु पे इसमें चर्चा की गई है। अब इस अर्थशास्त्र का रचना किसने किया है? अर्थशास्त्र का रचना चाणक्य किया है, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पूछता है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो चाणक्य, और चाणक्य ही कहेंगे, चाणक्य का ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। अब देखिए एक दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य है इंडिका। इंडिका, इसकी रचना किसने किया? मेगास्थनीज। इससे मुख्य रूप से मौर्य काल का जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। इसकी रचना मेगास्थनीज ने की, लेकिन इंडिका की जो रचना, जिस इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की, वो मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। उस इंडिका के कुछ भाग को जो अन्य विद्वान के द्वारा उस पर जो टीका लिखी गई उसके माध्यम से हम लोग इंडिका के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका मूल स्रोत, यह मूल इंडिका उपलब्ध अभी नहीं है। अब देखिए एक अगला महत्वपूर्ण साक्ष्य है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी, और इसी से पता चलता है कि चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त के द्वारा इसे लिखा गया है। अब मुद्रा राक्षस, अब ये भी सवाल बनता है यहाँ पे कि कुछ साहित्यिक स्रोत के नाम दे देंगे, आपको पूछेगा इनमें से कौन मौर्य वंश के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो आप अर्थशास्त्र का नाम याद रखिएगा, इंडिका का नाम याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस का नाम याद रखिएगा। एक इसी तरह से विष्णु पुराण है, कुछ धार्मिक ग्रंथ सभी है जो मौर्य वंश की जानकारी देता है, जैसे जैन धार्मिक ग्रंथ, फिर बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, इस सब से भी मौर्य वंश की कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन ये सब कुछ मुख्य पुस्तक है। अगर आपको इस सब में से ऑप्शन में से कुछ देगा जो इस काल से संबंधित पुस्तक नहीं, वो भी इसमें रहेगा, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। जो नहीं रहेगा, लेकिन ये नाम से आपको याद रहेगा तभी पता चलेगा कि कौन नहीं है। या फिर ये भी दे सकता है कि कौन इसमें से मौर्य वंश की जानकारी देता है। तो आप इसमें से जो याद रहेगा और ऑप्शन में देखिएगा तो बना सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त पे। अब हम स्रोत जान गए इसका, और मौर्य वंश के लिए पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। ऐसा माना जाता है कि अभिलेख के आधार पे आप पूरे अशोक के, चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा बिंदुसार आएगा, बिंदुसार के बाद इसका बेटा अशोक आएगा, तो अशोक का पूरा इतिहास आप इस अभिलेख के आधार पे, अभिलेख एक पुरातात्विक स्रोत है जिसके आधार पे पूरा अशोक का इतिहास लिख सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के लिए अभिलेख पुरातात्विक स्रोत। चलिए अब हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के जाति के बारे में हम लोग जान गए। जाति के बारे में इसमें एक मत नहीं है। कुछ साहित्यकारों का मानना है, जैसे कुछ साहित्य जैसे मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, इन सब के माध्यम से ऐसा माना गया है कि ये जो चंद्रगुप्त थे वो शूद्र जाति के थे, शूद्र जाति के थे। और कुछ ग्रंथ के हिसाब से चंद्रगुप्त जो थे वो उच्च घराने से संबंधित नहीं थे, ये निम्न कुल के थे। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये मुख्य रूप से किस जाति से थे। अब इनकी आरंभिक जो जीवन थी चंद्रगुप्त की, आरंभिक जीवन, इसके बारे में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि किस प्रकार का इनका जीवन प्रारंभ में था।
इस सब से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ये तो निश्चित है कि किसी घराने से संबंधित नहीं थे, किसी राजा परिवार से संबंधित नहीं थे, वो किसी न किसी सामान्य परिवार से ही संबंधित थे। अब होता ये है कि आपको पहले ही बताया है कि घनानंद के दरबार में जो चाणक्य रहते थे उनको अपमानित किया गया घनानंद के माध्यम से। इसी से वो नाराज होकर निर्णय लिए थे कि हम नंद वंश का मूल जड़ मूल से नाश कर देंगे नंद वंश को, और इसीलिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ पश्चिमोत्तर दिशा में चले गए। अब पश्चिमोत्तर दिशा में जाने पे उसी जाने के क्रम में इनको संयोगवश चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई। इनकी तेज और इनका जो अपना प्रखर बुद्धि था उससे प्रभावित होकर के चाणक्य सोचे कि अगर को अगर अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए तो ये भविष्य में अच्छा कर सकता है, और मेरी जो भावना है जो हम घनानंद से दुश्मनी का बदला लें तो वो हो सकता है कि ये बालक पूरा करे। इसीलिए उन्होंने इस चंद्रगुप्त को अपने अधीन रख लिए, अपने पास रख लिए और इन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। चाहे वो उस समय का जो शिक्षा का विषय था वो दिए, फिर उसके बाद युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किए। सभी प्रकार से एक राजा में जितना गुण होना चाहिए उस तरह से इनको प्रशिक्षित करके बनाया। इनको बनाने का काम कौन किया? चाणक्य। ठीक है, अब देखिए चाणक्य इनको प्रशिक्षित किए। अब इससे हम लोग को एक और शिक्षा मिलता है कि कोई भी पद और प्रतिष्ठा, जैसे राजा का पद है या कोई अब वर्तमान में जो है हम लोग किसी भी ऊंचे पद पे जाने के लिए हम लोग को कोई किसी वैसे ही पिता से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्पेशली आप लोग को, आप बच्चों को जो इस चीज को पढ़ाया जाता है इसीलिए एक शूद्र शासक, शूद्र व्यक्ति या जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि किसका पुत्र था, कैसा था, उसकी जाति क्या थी, तो वैसे व्यक्ति को अगर अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए और उसकी रुचि रहे उस प्रशिक्षण में, उस शिक्षा में, तो एक ऊंचे पद पे आसीन हो सकता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पद स्थापित किए थे। तो इसीलिए देखिए कि कितनी तत्परता से इनको शिक्षा दीक्षा दी गई और ये एक राजा बन गए। तो चाणक्य ने इन्हें प्रशिक्षित किया और इनको प्रशिक्षित करके घनानंद से बदला लिया और नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से स्थापित करवाया। चलिए, तो इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश को स्थापित किए। मौर्य वंश को स्थापित किए। इससे पहले 322 ईस्वी से पहले जब मौर्य वंश का स्थापना किए, इससे पहले ही इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पंजाब और सिंध क्षेत्र को विदेशी शासक के प्रभाव से दूर किए, मुक्त किए। यहाँ के पंजाब और सिंध के स्थानीय लोग विदेशी शासक से परेशान थे। विदेशी शासक कौन? वही जो घनानंद के समय में सिकंदर जो भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किया था मगध क्षेत्र पे, तो वो वहां ब्यास नदी तक आ चुका था, ब्यास नदी के उस पार था, ब्यास नदी के पूरब नहीं प्रवेश कर पाया था, पश्चिमी तट पे आ चुका था। और उस क्षेत्र को जीत करके पश्चिमी भाग, ब्यास नदी के पश्चिमी भाग तक को क्षेत्र को जीत करके वह पंजाब और सिंध क्षेत्र में अपने गवर्नर की नियुक्ति की थी और उस गवर्नर के माध्यम से पंजाब और सिंध के लोग शासित होते थे। इस स्थिति में वहां के लोगों को अच्छी सुविधा व्यवस्था ने किसी प्रकार की नहीं थी। विदेशी शासक होगा तो अपने हिसाब से वो शासन करेगा। इस सिचुएशन में वहां के लोग काफी परेशान थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विजय से पहले यहाँ के लोगों को, यहाँ पंजाब और सिंध के लोगों का विश्वास जीता और वहां के गवर्नर जो विदेशी गवर्नर थे उनको पराजित करके अपना शासन स्थापित किया पंजाब और सिंध में। तो सबसे पहली सफलता उनकी पंजाब और सिंध में हुई। चलिए 322 ईस्वी में देख लेते हैं कि मौर्य वंश किसकी स्थापना किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? घनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की। उससे पहले पंजाब और सिंध को जीते थे। अब देखिए
305 ईस्वी में ये बैक्टीरिया के जो शासक थे, बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर इनको पराजित किए 305 ईस्वी में। इनको पराजित करने के बाद इनकी बेटी से, हेलेन से, इनकी बेटी का नाम था हेलेन, हेलेन से विवाह संबंध स्थापित किए। पहला ऐसा भारत के शासक थे जो इन्होंने विदेशी लड़की से शादी किए थे, समझ गए। तो विदेश में जाकर के ये अपना शादी रचाए, मतलब विदेशी लड़की से शादी रचाया। अब ये स्पष्ट नहीं कि विदेश में जाकर के रचाया या फिर अपने इंडिया में लड़की को ला करके शादी किए, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य हेलेन से शादी किए थे। अब देखिए, इनको पराजित किए सेल्यूकस को, फिर इनसे संधि किए। अब संधि में इनको कुछ क्षेत्र, इन्होंने सेल्यूकस ने जो भारत से लगने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कुछ भाग था उसको इनको दे दिए, जिसमें से एक था एरिया, जो वर्तमान में हेरात कहलाता है। हेरात अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के सबसे पश्चिम क्षेत्र में है ना। दूसरा था आपको कंधार। तीसरा था अफगान का भाग काबुल। एक था एरिया हेरात, वर्तमान में हेरात कहते हैं। दूसरा कंधार, जिसको उस समय क्या कहा जाता था, कंधार को उस समय कहा जाता था आपको अराकोसिया, अराकोसिया। काबुल, काबुल को उस समय कहा जाता था पेरी पमिस दाई, पेरी पमिस दाई। एक था वर्तमान का जो बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान का भाग। बलूचिस्तान, वर्तमान का बलूचिस्तान, जो उस समय जेड्रोसिया कहलाता था, जेड्रोसिया। ये दोनों नाम याद रखना आवश्यक है। ये नाम याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इस नाम को याद रखना आवश्यक है। हेरात वर्तमान नाम है और उस समय का नाम था एरिया। अब देखिए, ये सारा वर्तमान नाम है और वो जिस समय सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उस समय का नाम है एरिया, अराकोसिया, पेरी पमिस दाई, जेड्रोसिया। वर्तमान में एरिया को हेरात कहते हैं, अराकोसिया को कंधार कहते हैं, पेरी पमिस दाई को काबुल कहते हैं, जेड्रोसिया को बलूचिस्तान कहते हैं। हाँ, तो इन सभी भागों को देख लिए। ये सब किनको मिल गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से। और इन्होंने ही, सेल्यूकस निकेटर ही ने इंडिका के जो रचनाकार हम लोग बताए थे आपको कि मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज, इनको इनके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में
राजदूत बनाए थे, राजदूत बना करके भेजे थे। चलिए, राजदूत का क्या काम होता है? विदेश नीति का देखरेख करना। तो वही विदेश नीति का देखरेख करने के लिए विदेशी बैक्टीरिया के शासक, इनके साथ विदेशी शासक थे बैक्टीरिया वाले, इनके साथ अच्छा संबंध बना रहे, इसके लिए अपना एक राजदूत यहाँ पे नियुक्त किए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि ग्रीक साहित्य में, ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से बताया गया है। सेंड्रोकोटस। अब आप समझ लेंगे कि ग्रीक साहित्य से इनका क्या संबंध है। ग्रीक साहित्य से आप देख लिए, यहाँ हेलन विदेश में शादी किए थे ये विदेशी से, तो इनका संबंध किससे हो गया था? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये यूनान के, ग्रीक वाले के ही राजदूत के रूप में नियुक्त थे। राजदूत ने उनके गवर्नर के रूप में नियुक्त थे ये सेल्यूकस निकेटर, बैक्टीरिया क्षेत्र में। तो इसीलिए इनका यूनान तक इनका संबंध हो जाता है। और यूनान के साहित्यकार इसीलिए इनको सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। तो चंद्रगुप्त का नाम वो लोग सेंड्रोकोटस रखे हैं। अब ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त ही है, इसका भी जानकारी किसने लगाया उसका नाम जानना जरूरी होता है। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही पहचान किया कि ये जो सेंड्रोकोटस है कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। तो चलिए इतना कुछ हम लोग जान गए किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके बारे में जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं कि इनके पास 6 लाख का विशाल सेना था। इनके पास 6 लाख, लगभग 6 लाख के आसपास का सेना था। और इस सेना के माध्यम से पूरे दक्षिण भारत को भी अपने अधीन कर लिए थे। ये जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। 298 ईस्वी में, 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पे बैठाया और दक्षिण भारत चला गया। भद्रबाहु एक जैन अनुयायी थे, उनके प्रभाव में आकर के ये दक्षिण भारत चले गए। और वहां पे ये चंद्रगिरी पहाड़ी के निकट, श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। और वो चंद्रगिरी पहाड़ी जो है श्रवण बेलगोला के निकट है। वहां पे ये जाकर के संलेखन विधि से संलेखन विधि से, संलेखन या संथरा विधि से अपना देह त्याग किया, अपना प्राण छोड़े। यह जैन धर्म के मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म में काया क्लेश के माध्यम से ही अपने प्राण को त्यागने के लिए कहा जाता है, जिससे कि पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाए, इच्छा तृष्णा समाप्त हो जाए और आपकी जन्म और मृत्यु की जो चक्र लगी हुई है उसकी समाप्ति हो जाए। तो इस संलेखन विधि में खाना पानी ये सब त्याग दिया जाता है और एक एकांतवास में जाकर के भूखे पेट रह करके सिर्फ अपने मन को एकदम एकाग्रचित करके पूरा दुनिया से अपने आप को हटा करके मुक्त करके इस विधि से प्राण छोड़ने का इंतजार किया जाता है। और धीरे धीरे आदमी कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, एकदम एकांत में रहेगा तो स्वतः है कि वो सूख जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा, उसका सारा बॉडी का फंक्शन करना बंद हो जाएगा। तो इसी विधि से ये
चंद्रगिरी पहाड़ी पे जाकर के एकांतवास कर लिए और अपना प्राण त्याग दिए जैन धर्म के बताए हुए मार्ग के हिसाब से। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर के दक्षिण भारत चले गए? तो भद्रबाहु, आप बताएंगे भद्रबाहु। चलिए, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जान लिए। अब हम लोग जानेंगे बिंदुसार के बारे में। चलिए, अब हम लोग जानते हैं बिंदुसार के बारे में। अब देखिए यहाँ पे बिंदुसार, इससे पहले हम लोग जब पढ़े हैं हर्यंक वंश, तो वहां उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो याद रखिएगा वो है भीम, घर में भीम पड़ता है ना, तो वो बिंबिसार है। भीम को बिंबी बना दीजिए तो वो एकदम पिलर के ऊपर जो बीम पड़ता है घर की मजबूती के लिए। तो इसी तरह से नींव किसने डाला घर की मजबूती के लिए? तो बिंबी ने। मगध साम्राज्य को मजबूत करने का शुरुआत किसने किया था? बिंबी। तो भीम से याद रखिएगा, घर के नीचे नींव जो पड़ता है वहां भी बीम दिया जाता है घर को मजबूत करने के लिए। ऊपर छत पे भी मजबूत से टिके रहे घर, तो वहां भी बीम दिया जाता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का जड़ किसने बनाया? बिंबी। और ये है मौर्य का बिंदु, इसको डॉट से भी समझ सकते हैं, डॉट है ना, बुनका जगह अपना सब कहे छी, बुनका कहे छी ना, तो वह बुनका बिंदु छी, बुनका के बिंदु कहे छे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं बिंदुसार के बारे में। ये थे मौर्य वंश के थे। ये किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं के बताया अभी, इन्हीं के फेवर में 298 ईस्वी में इनका गद्दी पे बैठा करके इनके पिताजी श्रवणबेलगोला चले गए। ये 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किए, इनका कार्यकाल है। इनके पिताजी को तो जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम था दुर्धरा। ये दुर्धरा और चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। अब देखिए इनके बारे में ग्रीक साहित्य में इनका नाम बताया गया है अमित्रोकोटस। ग्रीक साहित्य इनको बोलता है अमित्रोकोटस। ग्रीक साहित्य इसका नाम क्या बोलते हैं? अमित्रोकोटस। और संस्कृत साहित्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्रघात दुश्मनों का नाश करने वाला। ये थे अमित्रघात। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने सीरिया के राजा जो थे उससे, सीरिया के राजा एंटीओकस सीरिया के राजा एंटीओकस से इन्होंने 3 चीज की मांग की थी। इसको याद रखिएगा, इन्होंने सीरिया के राजा से 3 चीज का, तीनों का नाम पूछता है, दार्शनिक, सूखा अंजीर और शराब। तीनों चीज का मांग इन्होंने सीरिया के राजा एंटीओकस से किए थे। लेकिन एंटीओकस क्या किए? तो शराब भेज दिए, सूखा अंजीर भेज दिए, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजे। उनका कहना था कि दार्शनिक जो हम भेजेंगे आपको, तो ये हमारे यूनानी परंपरा के अनुसार से गलत है, इसीलिए हम दार्शनिक को नहीं भेज सकते हैं। चलिए अब इन्होंने उसके साथ साथ दार्शनिक तो नहीं भेजे, लेकिन एक राजदूत को भेजे थे। सीरिया के राजा
एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में आया डायमेकस। पूछता है डायमेकस बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वो किसके यहाँ का था? तो सीरिया का था। ये डायमेकस आया था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। एक मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस। इन्होंने भी एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में मिस्र से भेजे थे जिसका नाम था डायनेसियस। इन्होंने जिस राजदूत को भेजा उसका नाम था डायनेसियस। अब देखिए इस तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। एक डायनेसियस का, एक डायमेकस का। डायमेकस किसका था? सीरिया का राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। डायनेसियस कौन था? तो मिस्र का राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, है ना। अब देखिए एक तीसरा जो तीन बोले याद रखने के लिए, तो एक याद रखेगा बिंदुसार को जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये तीनों राजदूत थे, है ना। अब देखिए अभी इतना चीज हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार। तो बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में द्रविड़ राज्य जिसके अंदर आता है चोल, चेर, पांड्य, इस तीनों को छोड़ करके और कलिंग को छोड़ करके, कलिंग भी नहीं, कलिंग को छोड़ करके बाकी जितना भारतीय देश है, भारत के क्षेत्र, वो सभी बिंदुसार के अधीन था। अब देखिए एक बात और जानिए कि बिंदुसार कहा जाता है ऐसा कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता था। बिंदुसार कितने राज्यों को जीता था? 16 राज्यों को और 2 समुद्रों का ये मालिक था। तो आप देखेंगे कि यहाँ भारत जो है, तो यहाँ भी, यहाँ क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल का खाड़ी है। इधर और इधर दोनों क्षेत्र का ये मालिक बिंदुसार था। 2 समुद्र, इधर का समुद्र, इधर का समुद्र। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चेर क्षेत्र था, यहाँ पे पांड्य क्षेत्र था, यहाँ पे चोल था। तो आप पहले ही देख लिया, चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों का ये इसके अधीन ये तीनों नहीं था। पांड्य नहीं था, चेर नहीं था, चोल नहीं था, कलिंग यहाँ पे था। ये भाग भी इसके पास नहीं था। लेकिन इस चारों के अलावा पूरा भारत बिंदुसार के अधीन था। तो चलिए हम लोग जान गए, बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार भी देख लिया। अब देखिए बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटा सुसीम को, सुसीम बड़ा बेटा था बिंदुसार का, उसको ये भेजा तक्षशिला कि जाओ विद्रोह दबा करके आओ। लेकिन सुसीम फैल रहा, असफल हो गया, ये विद्रोह दबाने में सक्षम नहीं रहा। और उसके बाद इसने भेजा अपने दूसरे बेटा अशोक को। अशोक सफलतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पूत का पांव पलना में ही देखा जाता है कि वो किस तरह का बनेगा, वो योग होगा या अयोग होगा। तो प्रारंभ में ही देखा गया कि इसके जो बहादुरी, इसका अशोक का जो था, उससे पता चल गया कि आगे जाके साम्राज्य का मालिक बनेगा, राजा बनेगा, शासक बनेगा। और अंततः यही हुआ। और बिंदुसार ने इसके फेवर में, बिंदुसार की जब मृत्यु होगी तो फिर 273 ईस्वी में, 273 ईस्वी पूर्व में अशोक के फेवर में बिंदुसार
गद्दी छोड़ दिया, राजा बना दिया अशोक को। और अशोक का कार्यकाल 273 ईस्वी और 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व रहा। अशोक का कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक रहा। अब सवाल ये उठता है कि अशोक 273 ईस्वी पूर्व और 269 ईस्वी पूर्व, मतलब इसका मतलब क्या है, दो डेट क्यों है राजा बनने के लिए? तो एक बात समझिए, अशोक जो राजा बना वो 273 ईस्वी पूर्व बना, लेकिन विधि पूर्वक राज्यारोहण जो इसका हुआ वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसलिए हुआ कि ये 4 साल के अवधि में अशोक के कई भाइयों के साथ अशोक का सामना हुआ राजा बनने के लिए, और उन 4 साल में सभी भाइयों को ये निपटा करके राजा के पद पे विधि पूर्वक 269 ईस्वी में आसीन हुए, पद पे बैठे। इसीलिए इन्होंने जहां भी अपने अभिलेख में वर्णन किया तो इस डेट को अपना राज्यारोहण बताते हैं और इसी डेट से अपने सभी कार्यों का समीक्षा करते हैं। तो इसीलिए इसको भी मानना आवश्यक है, इसको भी मानना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अशोक के बारे में, और अशोक के बारे में हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए कि ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया।